नमस्कार दोस्तों, स्टडी 91 पर आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। सभी लोग जल्दी से फटाफट लाइव क्लास को करना बिल्कुल नहीं भूलिए। आरो यारो के आज आपको जो है 600वीं श्रृंखला दे रहा हूं, 601 से 630 तक, यानी जबरदस्त तरीके से आप परफॉर्मेंस कर सकते हैं। 600 प्रश्नों की श्रृंखला आज हम सब कंप्लीट करने वाले हैं और आज शानदार तरीके से आशा और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों का जवाब भी जबरदस्त तरीके से होगा। तो एक बार सभी को गुड मॉर्निंग, सभी लोगों को शानदार आपको क्लास के लिए गुड मॉर्निंग। अपने पुस्तक, अपने हिंदी, शानदार नाम और शानदार इसमें मैटर भी दिया गया है। तो ये 299 रुपए में आपको उपलब्ध है। आप अपनी तैयारी को जबरदस्त तरीके से प्रारंभ कर सकते हैं और अपनी तैयारी को मूर्त रूप दे सकते हैं। इसके लिए आप सबके लिए, आप सबके भविष्य के लिए काफी सुनहरा अवसर लेकर आया है। ठीक ना, इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा, आपको जबरदस्त तरीके से मिलेगी। आइए हम सब देखते हैं पहले प्रश्न को, 601वां प्रश्न कि आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार किसके लिए दिया गया था। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार किस बात के लिए दिया गया था, ये आपको भी पता होना चाहिए। नोबेल पुरस्कार किसके लिए दिया गया? सापेक्षता के सिद्धांत के लिए, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए, या विशिष्ट ऊष्मा के लिए, या बोस आइंस्टीन सांख्यिकी के सिद्धांत के लिए। तब आप क्या जवाब देंगे? तो ये याद रखिए कि नोबेल पुरस्कार आइंस्टीन को कब दिया गया था? 1921 ईस्वी में आपको आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार, भौतिक का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक ना, भौतिकी का नोबेल पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार आपको इन्हें दिया गया था। तो ये याद रखिएगा किसके लिए? प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए। ठीक ना, जबकि सापेक्षता के सिद्धांत के लिए इन्हें नहीं दिया गया था। सापेक्षता का सिद्धांत क्या है? तो E बराबर mc स्क्वायर। ठीक ना, E बराबर mc स्क्वायर। E का मतलब एनर्जी है, मॉस है, मास, m का मतलब मास है, और c जो है ये आपको तरंग, आपको जो है c क्या है? तो प्रकाश की चाल है। ठीक ना, जो कि कांस्टेंट रहती है। E बराबर mc स्क्वायर आपको कहा गया है। वास्को डिगामा कालीकट के स्वागत किसने किया था? ये वास्को डिगामा जो है ये कहां का निवासी था? तो ये निवासी था पुर्तगाल का। ठीक ना बेटा, आप सब, ये आसान सा प्रश्न है, आरो यारो में आया हुआ है। ठीक ना, निवासी कहां था? तो पुर्तगाली था। ठीक ना, आपको जो है केप ऑफ गुड होप के रास्ते यह भारत को आया। इसे भारत आने में सहायता किसने की थी? तो अब्दुल मानिक, गुजराती पथ प्रदर्शक, गुजराती पथ प्रदर्शक, पथ प्रदर्शक अब्दुल मानिक, अब्दुल मानिक। ठीक ना, अब्दुल मानिक के सहायता से ये भारत आया। और ये भारत कब आया? तो 1498 ईस्वी में ये भारत पहुंचा। कहां पहुंचा? कालीकट के बंदरगाह पर पहुंचा, जहां इसका स्वागत जमोरिन द्वारा किया गया। ठीक ना, और ये जो वस्तु था, इस वस्तु को जो है कि 60 गुना अधिक लाभ पर इसने यूरोप में जाकर बेचा। 60 गुना अधिक लाभ, बहुत बड़ा लाभ होता है। ठीक ना, कुल खर्चे, एक्सपेंसेस काटने के बाद भी 60 गुना लाभ पर बेचा, यही बात है। चलिए नेक्स्ट देखिए, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण किसके शासन काल में हुआ? तो वैसे आप सबको पता होना चाहिए फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के स्थापना बेटा कब हुई? तो स्थापना इसकी 1664 ईस्वी में आपको इसके स्थापना हुई। स्थापना किसने की थी? स्थापना करता कौन था? तो ये लुई 14वां का मंत्री था, कॉलबर्ट। ठीक ना, कॉलबर्ट, कॉलबर्ट के द्वारा, आपको इसी के द्वारा इसके स्थापना की गई थी, कॉलबर्ट के द्वारा की गई थी। और भारत में आगमन कब हुआ? भारत में आगमन ईस्ट इंडिया कंपनी का, तो आगमन जो है ये याद रखिएगा 1600 आपको जो है कि 68 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आए और पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की। कहां पे? सूरत में प्रथम फैक्ट्री। ठीक ना, प्रथम फैक्ट्री आपको सूरत में स्थापित की, ये बात भी आप याद रखिएगा। और उस समय लुई 14वां जो था ब्रिटेन का, फ्रांस का शासक हुआ करता था। ठीक ना, तो ये बातें आप सब याद रखिए। लुई 16वां, लुई 14वां, ये लुई 14वां ही एक वाक्य था, आई एम द स्टेट, यही कहता था मैं ही राज्य हूं। ठीक ना,
आई एम द स्टेट, ठीक ना, स्टेट, इसका मुख्य कथन था कि मैं ही राज्य हूं, ये बातें इसी के द्वारा कहा जाता था, ठीक ना। जबकि लुई 16वां जो था, आई एम द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड, मैं ईश्वर का प्रतिनिधि हूं, ऐसा कहा करता था। ये लुई 16वां जो है इसी के समय में 1789 के फ्रांसीसी क्रांति आपको संपन्न हुई, ठीक। तो ये बातें यह, चलिए नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सुमेलित नहीं है, पूछा है बेटा, ठीक ना। चूंकि बड़े एग्जाम में आदमी कॉन्सेप्ट को ध्यान रखेगा, नहीं है पूछा है, नहीं है, ठीक ना। तो कौन सा नहीं है, लॉर्ड डलहौजी अवध का विलीनीकरण बिल्कुल सही है। लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में ही 1856 ईस्वी में अवध को जो है कि आपको जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अधीन मिला लिया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में हुआ, यह भी बिल्कुल सही है। और लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल में यह पारित हुआ। लॉर्ड आपको जो है कि लिटन के समय में आंग्ल अफगान युद्ध बेटा नहीं प्रारंभ हुआ था। आंग्ल अफगान युद्ध कब से कब तक चला, तो 1839 से आपको 42 तक चला। और किसके समय में आपको आया हुआ था, तो लॉर्ड ऑकलैंड, ठीक ना, लॉर्ड ऑकलैंड के समय में, ये लॉर्ड ऑकलैंड के समय में प्रथम आंग्ल आपको अफगान युद्ध हुआ। तो इस तरह से ऑप्शन संख्या 4 इज योर राइट आंसर, ठीक ना। सुमेलित नहीं है, ये आप याद रखिएगा। लिटन के समय में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, आर्म्स एक्ट, प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन, आपको जो है महारानी विक्टोरिया को केसर ए हिंद की उपाधि, ये सब लॉर्ड लिटन के समय में आपको आया था, ठीक। चलिए जबरदस्त, एकदम शानदार तरीके से एक बार सभी लोग, पुनः आप सबसे विनम्र निवेदन है कि क्लास को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिए, ठीक ना। आपको महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान का नेतृत्व किसने किया, तो ये महाराष्ट्र में पूछा है, ठीक ना। वैसे आपको जो है भारत में पूछे, जब आपसे क्या पूछे कि भारत में विधवा पुनर्विवाह किसके नेतृत्व में आपको हुआ, तब बताएगा 1856 ईस्वी में ईश्वर चंद्र विद्यासागर, किसके, ईश्वर चंद्र, ठीक ना, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के नेतृत्व में भारत में ये आपको विधवा पुनर्विवाह पारित हुआ, ठीक। किसके समय में पारित हुआ, तो ये पारित हुआ बेटा, पारित लॉर्ड डलहौजी के समय में, डलहौजी याद रखिएगा। और आपको जो है लागू हुआ किसके समय में, तो लॉर्ड कैनिंग के समय में, लॉर्ड कैनिंग। तो ये दो बातें हुई। अब यहां पे पूछ रहा है महाराष्ट्र की बातें, ये तो भारत में विधवा पुनर्विवाह भारत में 1856 में। अब बातें हैं यहाँ पे आपको महाराष्ट्र से पूछ रहा है, ठीक ना। तो महाराष्ट्र में विष्णु परशुराम पंडित के नेतृत्व में आपको जो है कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को नेतृत्व किया गया, जबकि INS मालाबारी के नेतृत्व में इसे वैधानिक बनाया गया, वैधानिक बनाया गया, ये याद रखिएगा, बनाया गया। ये दोनों बातें दो अलग अलग चीजें हैं और याद रखिए, ठीक ना। MS मालाबारी, ये दो अलग अलग बातें हैं, आप सब याद रखे रहिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये मध्य प्रदेश विधानसभा आपको सचिवालय का बैच प्रारंभ है, हमारी संस्था की ओर से शानदार तरीके से इसे पढ़ाया गया है, आप सब इसे परिचित कर सकते हैं और खूब अच्छे से पढ़िएगा, ठीक ना। जो भी विद्यार्थी मध्य प्रदेश विधानसभा सचिवालय में काम करना चाहते हैं, फॉर्म को फिलअप करिए, शानदार तरीके से अपनी तैयारी जारी रखिए, ठीक ना। तो चलिए ये देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। आर्य समाज की स्थापना, आपको आर्य समाज की स्थापना 1857 में हुई, नहीं बेटा, 1875 ईस्वी में आपको आर्य समाज की स्थापना हुई थी। अल हिलाल को मौलाना आजाद ने प्रकाशित किया था, बिल्कुल सही है। लाला लाजपत राय द पीपुल्स समाचार पत्र के संबद्ध थे, नहीं बेटा, ये भी बिल्कुल सही है। कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी, तो ये भी बिल्कुल सही है। 2, 3 और 4 ये कहीं ऑप्शन आपको जो है ये कहीं है
आपको कथनों पर विचार करना है बेटा, ठीक ना, विचार करना है इसका आपको कौन सा सही है। तो ये विचार करिए ऑप्शन के अनुसार तो 4 नहीं मिल रहा है बेटा, ठीक ना। ये यहां पे शायद जो है कि लाला लाजपत राय द पीपुल समाचार पत्र से संबद्ध थे, ये प्रश्न पूछा है, ठीक ना, ये प्रश्न पूछा है। और ऑप्शन इसका क्या होगा, 1 2। देखो बेटा ऑप्शन ही नहीं है, ठीक ना, ये ऑप्शन है आपको नहीं है, शायद यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है ये लिखने में, तब ये आपको जो है द पीपल समाचार पत्र से संबद्ध नहीं थे, ठीक ना, बिल्कुल सही जवाब है। बड़ा ये कहीं ना कहीं प्रश्न में त्रुटि है, तो हम सब इस प्रश्न को आपको कह सकते हैं कि ऑप्शन चूंकि मिल नहीं रहा, ऐसी स्थिति में लाला लाजपत राय द पीपुल समाचार पत्र से संबंध थे, तो आपको जो है यहाँ पे सुधार कर लीजिएगा 1857, तब आप जवाब दे सकते हैं 1 2 और 3, ठीक ना। यहाँ सुधार कर लीजिएगा 1857 की जगह में 1875, ठीक ना, 1875, तब तो आप 1 2 3 सही जवाब देंगे, वरना कोई भी आंसर नहीं होगा, ठीक ना, वरना इसमें से कोई नहीं, ठीक। तब ऐसे स्थिति में सिचुएशन में ये बातें हुई। द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस के लेखक कौन थे, वीडी सावरकर, आरसी मजुमदार, एसएन सेन, या आपको जो है कि एसबी चौधरी। एसएन सेन जो है इन्होंने सिर्फ 1857 लिखा था, ठीक ना, ये आपको सरकारी इतिहासकार है, सरकारी इतिहासकार पूछता है कौन है, तो सरकारी इतिहासकार आपको एसएन सेन है। और महत्वपूर्ण बातें, बीडी सावरकर इन्होंने 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा, ये बात भी याद रखिए, संग्राम के रूप में इन्होंने कहा। तो बीडी सावरकर आप लगाइएगा, और इन्हीं के द्वारा द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक की रचना की गई। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, यह पूछा है सही नहीं है। महात्मा गांधी की आत्मकथा मूल रूप से गुजराती भाषा में लिखी गई है, बिल्कुल, ये गुजराती भाषा में कौन सी लिखी गई है, तो एक्सपेरिमेंट विथ माय ट्रूथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ठीक ना, मेरे प्रयोग, इसे ही कहते हैं एक्सपेरिमेंट विथ माय ट्रूथ, ये आपको यही गांधी जी के द्वारा लिखा गया। सैंडलर आयोग जो है ये किससे संबंधित है, शिक्षा से संबंधित है, तो बिल्कुल ये भी सही है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए हिंदू कॉलेज के स्थापना आपको कलकत्ता में प्रथम संस्थान थे। या लाला लाजपत राय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कभी नहीं चुने गए, तो बेटा ये आपको जो है अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार की सहायता जो है, ये प्रश्न आपको बिल्कुल जो है कि ये गलत है, ठीक ना। तो ये कौन सा सही नहीं है, ये प्रश्न पूछा है कि कौन सा आपको सही नहीं है, तो लाला लाजपत राय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कभी नहीं चुने गए, नहीं बेटा ये चुने गए थे। ये प्रश्न देखिए, ये आपको कौन सा सत्य नहीं है, तो ये ऑप्शन संख्या 4 जो है ये बिल्कुल सही है। और आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन के अध्यक्षता लाला लाजपत राय द्वारा किया गया, तो ये आपको आंसर बिल्कुल जो है कि ये आंसर बिल्कुल सही होगा, ठीक ना। तो एकदम से शानदार तरीके से आप सब प्रश्न करिएगा। देखिए कथन को जरा सा मिस किए दिमाग से, जैसे देखिए मेरे दिमाग से भी उतर गया था, ठीक ना, कि ये तो पता है, मैं बोल भी रहा हूं कि 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने, और फिर भी ध्यान नहीं दे रहा हूं, नहीं चुने गए, ठीक ना, ये बात याद रखिएगा, ये चुने गए हैं और आपका जवाब बिल्कुल ये होगा, ठीक ना। चलिए भारत की शैक्षणिक नीति में फिल्ट्रेशन थ्योरी के जन्मदाता कौन है, तो फिल्ट्रेशन थ्योरी आपको वुड, चार्ल्स वुड जो है, ये वुड का डिस्पैच को आपको भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते हैं, चेक नहीं ना, वुड के डिस्पैच को, वुड के डिस्पैच
जो कि 1854 में आया था, और इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा के नाम से इसे जानते हैं। ये सब देखिए बड़ा माइन्यूट चीजें हैं, एकदम छोटी छोटी चीजें हैं। और लॉर्ड मैकाले, ये आपको लॉर्ड मैकाले को ही फिल्ट्रेशन थ्योरी का जन्मदाता आपको कहते हैं। इस फिल्ट्रेशन थ्योरी को निस्यंदन सिद्धांत भी कहते हैं, ठीक ना, छन छन कर आना। वैसे कहीं कहीं आपको जो है लॉर्ड ऑकलैंड भी आपको दिया रहेगा, ठीक ना, लॉर्ड ऑकलैंड के समय लागू हुआ, ऑकलैंड के समय लागू हुआ, ठीक ना, समय लागू हुआ, ये बात याद रखिएगा। फिल्ट्रेशन थ्योरी, ये लॉर्ड मैकाले, ये कब आया भारत, तो 1833 के अधिनियम के तहत प्रथम विधिवेता बनकर आया, ठीक ना, विधिवेता बनकर आया भारत में, ये बात रखिएगा। साथ ही साथ ये अंग्रेजी शिक्षा का हिमायती था, ठीक ना, अंग्रेजी शिक्षा का हिमायती, ये हिमायती भी माना जाता है, तो ये बात भी याद रखिए, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखो बाबू, ये बाल गंगाधर तिलक को किसने अशांति का अग्रदूत कहा, तो लॉर्ड कर्जन ने, लॉर्ड विसेंट स्मिथ ने, वेलेंटाइन सिरोल ने, हेनरी कॉटन ने। तब बताएगा कि वेलेंटाइन सिरोल ने कहा। किसने कहा, तो इसकी पुस्तक का नाम था अर्नेस्ट इंडिया, ठीक ना, अर्नेस्ट इंडिया। इसी पुस्तक में लाला लाजपत राय को भारतीय अशांति का अग्रदूत कहकर संबोधित किया, या भारतीय अशांति का जनक कहकर इसके द्वारा संबोधन किया गया। नेक्स्ट देखिए, अब नितिन सर के साथ शानदार तरीके से टॉप सेलेक्टिंग कोर्स जो है सेलिंग कोर्स के रूप में भी है। ये ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए शानदार तरीके से है। आप सब शानदार तरीके से अपने अध्ययन जारी रखिए। इसमें आपको जो है 130 प्लस वीडियो लेक्चर है, 3000 से अधिक क्विज प्रैक्टिस है, ऑफलाइन डाउनलोड करने की भी सुविधा आपको दी गई है। नेक्स्ट देखो, 1937 में प्रांतों में मंत्रिमंडल के निर्माण के उपरांत कांग्रेस का शासन कितने महीने तक चला, तब ये 1937 का आम चुनाव, ये याद रखिएगा, ये कब हुआ, तो 1935 के अधिनियम के तहत हुआ, ठीक, अधिनियम के तहत हुआ। और कितने प्रांतों में हुआ बेटा, तो 11 प्रांतों में हुआ, और 11 में से 8 प्रांतों में कांग्रेस की मिलीजुली सरकार ठीक ना, कांग्रेस की मिलीजुली सरकार, ठीक, ये बनी, ये जबरदस्त तरीके से याद रखिए। और कुल कितने महीने चली थी, तो कुल 28 महीने चली। और कितने तारीख को इन्होंने इस्तीफा सौंपा बेटा, तब बताएगा कि 1 सितंबर 1939 ईस्वी को आपको इनका जो है 1939 ये आपको प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया। और इसी के बाद यहीं से आपको जो है कि यहीं से सरकार और जो है कि ब्रिटिश सरकार के बीच और भारतीय जो प्रांतीय सरकारें थी, इन्हीं के बीच मनमुटाव उत्पन्न हो जाता है, ठीक ना। तो ये बातें कुल 28 महीने तक सरकार कितने महीने तक चली, तो 28 महीने तक। ये 1 सितंबर लिख देता हूं, 1 सितंबर 1939 प्रथम विश्व युद्ध, ठीक ना, सॉरी द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत, ठीक ना, युद्ध की शुरुआत के कारण मनमुटाव हुआ। क्यों, तो उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा बिना भारतीय सरकार की अनुमति से ही आपको जो है कि भारत को भी द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर देता है, ठीक ना। इसी के परिणाम स्वरूप जो है प्रांतीय सरकारों के द्वारा आपको 28 महीने के शासन के उपरांत त्याग पत्र लगा दिया जाता है।
जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से किसने इस्तीफा दिया? बड़ा ही शानदार सा सवाल है, ठीक ना। ये महात्मा गांधी ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, शंकरन नायर ने, जमुनालाल बजाज ने। तब देगा शंकरन नायर के द्वारा आपको किया गया। ये वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा लगाया। रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या किया था? तो नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। हुड की उपाधि जो है वापस कर दी थी, ये बात रखिए। और जलियांवाला बाग हत्याकांड ये कब घटित हुआ, ये कोई बताएगा? तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को, अप्रैल 1919 ईस्वी को आपको जो है जलियांवाला बाग घटना घटित हुई, बैसाखी के दिन, ठीक ना। तो ये शानदार तरीके से आप जो है याद रखें। बंगाल दुर्भिक्ष का वर्ष जिसमें लाखों लोग दिग्वंत हुए कौन सा था? तो बंगाल आजादी के समय, आजादी से कुछ वर्ष पूर्व बंगाल में जबरदस्त दुर्भिक्ष यानी अकाल पड़ा था, ठीक ना। और वह अकाल आपको कब पड़ा था? तो 1943 ईस्वी में बंगाल में जबरदस्त दुर्भिक्ष पड़ा था। और इस समय आपको बता दें कि बंगाल की आधे से अधिक आबादी बिहार और बंगाल के इस दुर्भिक्ष में जो है कि खत्म हो गया था, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया? तो साइमन कमीशन से मैंने कई बार बताया है कि इसका गठन हुआ 1900 आपको जो है कि 27 ईस्वी में। इसका आगमन कब हुआ? तो 1928 ईस्वी में, ठीक ना। 1928 में इसका आगमन होता है, ठीक। और किसकी सिफारिश पर? तब बताएगा लॉर्ड इरविन की सिफारिश पर भारतीयों को बाहर रखा गया था। साइमन कमीशन को इसे श्वेत कमीशन के नाम से भी जाना जाता था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मुख्य उद्देश्य जो है 1919 के अधिनियम की जांच करना, 1919 के अधिनियम की समीक्षा करना, अधिनियम की समीक्षा करना, ठीक ना, समीक्षा करना, यही इसका मुख्य उद्देश्य था, ठीक। और ये बात याद रखिएगा, इसी घटना के उपरांत साइमन कमीशन के आगमन के समय में एक नारा दिया गया था, साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन गो बैक, ठीक ना। गो बैक का नारा दिया गया। और इसी समय आपको जो है लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी, ठीक ना, इसी के समय में। नेक्स्ट देखिए, कांग्रेस शासित प्रदेशों में मुस्लिमों की शिकायतों से संबंधित रिपोर्ट पर विचार करिए। मीरपुर रिपोर्ट, शरीफ रिपोर्ट, मुस्लिम आपको जो है सफरिंग अंडर कांग्रेस रूल्स, नीचे दिए गए कूट में सही कालक्रम के अनुसार आपको जो है व्यवस्थित करना है। तब आप बताइएगा मीरपुर रिपोर्ट सबसे पहले आई थी, शरीफ आपको रिपोर्ट उसके बाद, और क्रमशः 1, 2 और 3 ये बिल्कुल शानदार तरीके से आप जो है कि 1, 2, 3 ये तीनों आप एक क्रम में है, ठीक ना। तो ये बातें आप याद रखे रहेगा, पहले मीरपुर रिपोर्ट, फिर सफरिंग रिपोर्ट, फिर मुस्लिम सफरिंग अंडर कांग्रेस रूल, ये याद रखिएगा। ये तीनों आपको जबरदस्त तरीके से ये मिलान करने के लिए। इस तरह के प्रश्न यदि आप याद नहीं रखेंगे तो आप जो है जबरदस्त तरीके से गलतियां करेंगे, ठीक ना। नेक्स्ट देखिए, एप्लीकेशन एसएससी जीडी, शानदार तरीके से आपको जो है कि वैकेंसी आ गई है, बहुत लंबी वैकेंसी है और लगभग इसमें 24,369 पोस्ट आपको दिए हैं, ठीक ना। 27/10 से ऑनलाइन प्रारंभ है और 30/11/2022 तक आपको रहेगा। लगभग आपको जो है जनवरी महीने में इसकी परीक्षा भी ले ली जाएगी। तो एकदम आप सब अपनी तैयारी को जबरदस्त तरीके से जारी रखें और आशा और उम्मीद है कि आप सब सफल भी रहेंगे। जो पढ़ेगा भाई वो सफल रहेगा, ठीक ना। देखिए, निम्नलिखित में से किसने बाहरी ब्रिटिश सरकार को सुनाने हेतु केंद्रीय विधानसभा में 8 अप्रैल 1929 को बम फेंका था? तब इस समय 2 व्यक्ति थे, एक आपको भगत सिंह थे और दूसरे बटुकेश्वर दत्त। ये बीबी याद कर लेना, ठीक ना। बीबी ने मिलकर आपको बम फेंका था। तो 1 और 4 ऑप्शन संख्या आपको जो है
के याद रखिए, ठीक ना। लेकिन आपको जो है कि ये तीनों जो है इन्हें फांसी दे दी गई थी, ठीक ना। फांसी किसे मिली थी? तो फांसी इन्हें दी गई थी और 23 मार्च 1931 ईस्वी को 1931 ईस्वी को फांसी इन्हें मिली थी। इन्हें फांसी, बटुकेश्वर दत्त जो है फांसी से बच गए थे, लेकिन बम फेंकने में भगत सिंह के साथ यही थी। इसी घटना के समय आपको जो है भगत सिंह के द्वारा इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया गया है, ठीक। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? भारत में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र द बंगाल गजट, बिल्कुल सही है। ऑल इंडिया हरिजन संघ के संस्थापक महात्मा गांधी हैं, बिल्कुल सही है। गदर पार्टी में सक्रिय भाग लेने वालों में आपको जो है लाला हरदयाल, बाबा हरनाम सिंह और टुंडी लात है, बिल्कुल सही है। पिट्स इंडिया एक्ट पारित के समय बंगाल का गवर्नर लॉर्ड मिंटो नहीं था बेटा, याद रखिएगा, यहाँ पे लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स था, ठीक ना। वारेन हेस्टिंग्स ये आपको गवर्नर हुआ करता था, ये याद रखिए, वारेन हेस्टिंग्स। और कब हुआ था? तो 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ था। तो इस तरह से ऑप्शन संख्या 4 इज योर राइट आंसर। चारों विकल्प आप जानोगे बेटा, तभी आप सही प्रश्न के सही व्याख्या आप कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए, 19 निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? ये सुमेलित पूछ रहा है। तो पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये किसकी पुस्तक है? दादा भाई नौरोजी की। लाला लाजपत राय के अनहैप्पी इंडिया है। रफीक जकारिया मैन हु डिवाइडेड इंडिया, बिल्कुल रफीक जकारिया की है। जबकि आपको जो है कि ये किसकी, इनकी पुस्तक कौन सी है? इंडियन स्ट्रगल, ये इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस के द्वारा है। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन, ये किसके द्वारा है? कमेंट बॉक्स में बताइए, कमेंट बॉक्स में गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन ये बताइएगा, ठीक ना। ये राम मनोहर लोहिया लिखे हैं। चलिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। अंतरिम सरकार 1946 में रेल मंत्री का कार्यभार आसफ अली देखते थे, क्या सही है? या प्राचीन स्मारक कानून लॉर्ड कर्जन के समय में पारित गवर्नर जनरल थे, पारित हुआ था? या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्षता CR दास ने की थी? या रॉलेट एक्ट के विरोध में स्वामी श्रद्धानंद ने लगान न देने का आंदोलन किया था? इसमें से कौन सा आपको सही है? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1, 2 और 3, या आपको जो है कथनों पर विचार करना है कौन सा आपको होगा, ठीक ना। तो एकदम जबरदस्त तरीके से आशा उम्मीद करते हैं कि आप सब सही जवाब देंगे, ठीक ना। तो देख बेटा, ये सब सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। लेकिन हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता आपको किसने की थी? तो यस.सी. बोस ने, यस.सी. याद रखना, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने, सुभाष चंद्र बोस ने। तब आप क्या जवाब देंगे? सुभाष चंद्र बोस ने इसकी अध्यक्षता की थी। तो 1, 2 और 4 ऑप्शन संख्या बिल्कुल सही है, ठीक ना। ये आप 1, 2 और 4 ये बिल्कुल सही जवाब है, ये आप याद रखिएगा, ये शानदार तरीके से, ठीक। अरुणा आसफ अली उस समय आपको रेल मंत्रालय का कार्यभार देख रहे थे। निम्नलिखित में से कौन सा टोडा जनजाति का मूल निवास है? तो टोडा जनजाति ये आपको कहां पाई जाती है? तो बताइएगा, टोडा जनजाति तमिलनाडु में पाई जाती है, तमिलनाडु में, ठीक ना। ये तमिलनाडु में। अब यहां से तमिलनाडु में कौन सी पहाड़ी है? तो नीलगिरी की पहाड़ी में टोडा जनजाति पाई जाती है। यहाँ पे मातृसत्तात्मक समाज है, मातृसत्तात्मक समाज पाया जाता है, ये बात भी याद रखिए। टोडा जनजाति मातृसत्तात्मक समाज में मानती है, ये बात भी आप सबको। और गारो खासी जयंतिया, ये जनजाति गारो और खासी और जयंतिया की पहाड़ियों में आपको पाई जाती है। जौनसारी या जौनसार नहीं होता, जौनसारी आपको जो है ये जनजाति है और ये उत्तराखंड उत्तर प्रदेश दोनों जगहों में हिमालय के तराई क्षेत्रों में पाई जाती है। वीडियो री एग्जाम टॉप 15 मॉक टेस्ट
शानदार तरीके से हमारी संस्था की ओर से पढ़ाया गया है। आप इसे परचेज कर सकते हैं और खूब मन लगा के इसे पढ़िएगा बाबू, ठीक ना। नहीं पढ़ेंगे तो बहुत दिक्कतें आएंगी। और ये मात्र 249 रुपए में कभी भी इसका एग्जाम संस्था के द्वारा लिया जा सकता है, ठीक ना। भारत में कितने भूकंपीय आपको जोखिम अंचलों को विभाजित किया गया है? ये जोखिम अंचल दे रहा है, ठीक ना। तो पहले तो 5 था और आयोग ने 5 माना। आयोग ने आंसर किसे माना? आयोग द्वारा 5 माना गया है, लेकिन वर्तमान में कितना है? तो वर्तमान में 4 है। वर्तमान में आपको 4 है, ये 4 है। आपको जो है 2, 3, 4 और 5 यही रिएक्टर स्केल है। एक को बाहर कर दिया गया है, एक को बाहर कर दिया गया है, ये याद रखिएगा। भूकंप जोन 1 को बाहर कर दिया गया है, ठीक ना। अर्थक्वेक जोन 1 आपको बाहर कर दिया गया है। नेक्स्ट देखो, ये निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? नांगल बांध सतलज नदी पर है। सरदार सरोवर बिल्कुल सही है। नागा अर्जुन सागर, ठीक ना। सागर परियोजना, ये नागा अर्जुन सागर परियोजना ये आपको गोदावरी पर नहीं है बेटा, ये कृष्णा नदी पर है, ठीक ना। कृष्णा नदी पर। तो इस तरह ऑप्शन संख्या 3 इज योर राइट आंसर, ठीक ना। नहीं है पूछा है तो नहीं है, बिल्कुल तीसरा आपका जवाब सही है। नेक्स्ट, ये सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करिए और सूची के दिए गए कूट का मिलान करना है। तो चलिए, टोडा जनजाति तमिलनाडु में पाई जाती है, ये तो बिल्कुल है, ठीक ना। सेंटिनेल ये अंडमान निकोबार में पाई जाती है। आपको भोटिया सिक्किम में पाई जाती है। बिरहोर झारखंड में आपको पाई जाती है। तो इस तरह पहले का तीसरा, दूसरे का पहला, तीसरे का चौथा, चौथे का दूसरा कहीं है बेटा? 3 1 4 2, 3 1 4 2। ऑप्शन संख्या 1 इज योर राइट आंसर, ठीक ना। 1 जो है ये बिल्कुल भोटिया, ये बिल्कुल सही है। भोटिया आपको सिक्किम में, टोडा आपको जो है यहाँ पे, सेंटिनल आपको अंडमान निकोबार में, ठीक ना। सही मिलान किए ना, पहले का तीसरा, दूसरे का पहला सही है, ठीक ना। तो ये आप शानदार तरीके से देख सकते हैं। ये आप प्रश्न को देखिए, ठीक ना। तो ये आपको बिल्कुल सही तरीके से हल करेगा और आपके सामने जवाब है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ये एक तरफ दर्रा है, ठीक ना। दर्रा और दूसरे तरफ बेटा राज्य है। कौन सा दर्रा किस राज्य में नहीं है? लिपुलेख उत्तराखंड में है। नाथुला अरुणाचल में नहीं है बेटा, ये सिक्किम में है। कहां पे? सिक्किम में आपको नाथुला है, सिक्किम में। अरुणाचल प्रदेश में नहीं है। हिमाचल में रोहतांग है। पालघाट केरल में। तो इस तरह ऑप्शन संख्या 2 इज योर राइट आंसर, ठीक ना। 2 जो है विकल्प बिल्कुल आपका सही माना जाएगा, 2 विकल्प को। चलिए अगले प्रश्न में, भारत सरकार ने निम्नलिखित एल्युमिनियम कंपनियों में से किस एक को नवरत्न स्टेट दर्जा दिया है? ये आपको नवरत्न, नाल्को, बाल्को, हिंडाल्को, माल्को, तब बताएगा ये नाल्को, ठीक ना। ये नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, ये आपको नाल्को जो है यही है। और एक महत्वपूर्ण बातें बता दे कि नाल्को की स्थापना कब हुई? 1981 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई, ठीक ना। स्थापना 1981 में स्थापना कहां पर हुआ था? तो भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर, ये भुवनेश्वर कहां है? तो उड़ीसा में। भुवनेश्वर उड़ीसा में आपको इसकी स्थापना, नाल्को की स्थापना हुई थी। स्थापना 1981 आपको जो है हुआ था। और किस समय? तो ये भी बता दीजिएगा, 6वीं पंचवर्षीय योजना, 6वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, ठीक ना। योजना के दौरान आपको जो है नाल्को की स्थापना की गई। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। ये नितिन सर के हैंड रिटेन नोट्स है। ये वही नोट्स है जो नितिन सर के द्वारा आपको जो है यूट्यूब पे पढ़ाए गए हैं। जबरदस्त तरीके से ये नोट्स बनाए गए हैं, हैंड रिटेन नोट्स हैं।
ई फॉर्म में आपको ई बुक्स के रूप में यानी आपको पीडीएफ के रूप में मिलेगा। आप इसे पीडीएफ को परचेज कर सकते हैं और शानदार तरीके से अपनी तैयारी जारी कर सकते हैं, ठीक ना। तो ये देखिए भदोही किसके लिए है, तो कारपेट के लिए। अब ऑप्शन 1 और 1 यहाँ पे मिल गया, ठीक ना। अगला है काकी नारा किसके लिए है, तो जूट के लिए। पहला का दूसरा कहाँ है, पहला का दूसरा यानी 2 ऑप्शन जानने से आपने क्लियर कर दिया। आपको विरुधनगर सूती वस्त्र के लिए, चन्ना पाटन रेशम के लिए, ठीक ना। चन्ना पाटन आपको रेशम के लिए प्रसिद्ध था। तो इस तरह से ऑप्शन संख्या 3 इज योर राइट आंसर माना जाएगा। 3 विकल्प आपका बिल्कुल सही है, ठीक ना। तो 3 विकल्प को सही से आप सब चयन करिएगा और उम्मीद आशा है कि सबका सही भी होगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। अच्छा, बोस्निया ऐसा देश जो बाल्कन वर्ग से संबंधित है, या ऑस्ट्रिया का उत्तर पूर्वी भाग भूमध्य सागरीय जलवायु से प्रभावित नहीं है, तो ये तो प्रभावित है। ये आपको जो है कौन सा सही है। नोवा कोस्टिका कोयला क्षेत्र कजाकिस्तान में स्थित है, बिल्कुल नहीं है, ठीक ना। ये कजाकिस्तान में वर्तमान में विश्व के देशों में ये भी नहीं है। अब आपको जो है कि ऑप्शन क्या बचा, ये पूर्वी भाग, ये ऑस्ट्रेलिया का पूर्वी भाग भूमध्य सागरीय जलवायु से प्रभावित नहीं है, तो भैया ये गलत है, भूमध्य सागरीय जलवायु से प्रभावित है। ऑप्शन संख्या 1 इज योर राइट आंसर, ठीक ना। एक जो है ये ऐसा बाल्कन्स वर्ग के अंतर्गत, बोस्निया ऐसा देश है जो बाल्कन्स वर्ग के अंतर्गत आपको आता है, ठीक। नेक्स्ट, कैलिफोर्निया के निम्नलिखित नगरों में से कौन सा सिलिकॉन घाटी है। ये सिलिकॉन वैली कहां पे है, तो ये कैलिफोर्निया यूएसए में है। सांता रोसा, ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट बात है। सांता रोसा ये आपको जो है सिलिकॉन घाटी में अवस्थित नहीं है। बाकी आपको जो है सब के सब आपको जो है अवस्थित है। ये सांता रोसा अवस्थित नहीं है, यही आपसे प्रश्न पूछा गया है, ठीक ना। अवस्थित नहीं है, ये शानदार तरीके से ये देखिए, ये प्रश्न है अवस्थित नहीं है तो सांता रोसा। बाकी आपको जो है कि पालो आल्टो, कैंपबेल रोसा, सांता क्लारा, ये सभी आपको स्थित है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। ये गन्ना के लिए साउथ अफ्रीका प्रसिद्ध है, ठीक ना। ये याद रखिएगा, गन्ना यानी डी का तीसरा 1 से ऑप्शन आप मिला सकते हैं। कोक के लिए घाना प्रसिद्ध है। कहवा के लिए आपको जो है कहवा के लिए तो ये आइवरी कोस्टा, चाय के लिए केन्या, ठीक ना। तो ये आपको ऑप्शन संख्या 2 इज योर राइट आंसर। 2 जो है विकल्प बिल्कुल सही जवाब आप सबका रहा। निम्नलिखित में से शीतोष्ण घास मैदान नहीं है, ये कौन सा नहीं है। सवाना, पंपास, वेल्ड या डाउन्स, ये आप सबको जवाब देनी है कौन सा नहीं है। तब सवाना ये शीतोष्ण घास का मैदान बेटा नहीं है, ठीक ना। ये सवाना उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। ये कैसा है, उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान, ठीक ना। घास मैदान माना जाता है। और इसके अलावा कौन कौन सा है, तो लानोज है, लानोजा, ये याद रखिए। लानोज जो है ये भी उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। और ये लानोजा, ठीक ना, लानोज ये उष्ण कटिबंधीय, ये वेनेजुएला में है, ठीक ना। और कंपोज ये ब्राजील में है, ये ब्राजील में। और ये वेनेजुएला, ये सब आपको कैसे हैं, तो सब की सब उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं। पंपास, वेल्ड, डाउन्स आपको जो है कि इसके अलावा आपको जो है कि स्टेपी ये सब कैसे हैं, तो ये सब के सब शीतोष्ण कटिबंधीय, ठीक ना। शीतोष्ण कटिबंधीय ये है, ठीक। तो ये याद रखिए, सामान्य तरीके से इस तरह के प्रश्न आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और आपसे त्रुटियां भी होती हैं, ठीक ना। तो सवाना, लानोज, कंपोज जो है ये आपको आते हैं।
तो ये अपनी हिंदी शानदार तरीके से आप सब अपनी हिंदी को परिचित कर सकते हैं और अपनी तैयारी भी जबरदस्त तरीके से रख सकते हैं। तो अपनी तैयारी जबरदस्त तरीके से करते चलिए, देखते चलिए और कहां तक पहुंची है, ठीक ना। चूंकि अपने आप को वेरीफाई बार बार टेस्ट किया करिए और जब तक किताबों को बंद करिए, किताबों में बहुत ढेर सारी प्रैक्टिस सेट दिया है, ठीक ना। बहुत किताबें परचेज किए होंगे, लेकिन एक बार स्टडी 91 के बुक को जरूर से परचेज करें। और इतना ज्यादा आपको लगभग आपको 5000 से अधिक प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं, ठीक ना। क्वेश्चंस, अभ्यास प्रश्न आपको मिलेंगे, ये याद रखिएगा। और अभ्यास, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, अभ्यास ही आदमी को पूर्ण बनाता है। इस तरह से आप सबने शानदार तरीके से अपनी तैयारी देखी और कहां तक कितनी गलतियां हुई, त्रुटियां हुई, यहां तक कि आप सबको लगता होगा कि तैयारी इतनी आसान है तो आरो इतनी आसान नहीं है। आगे आगे देखते हैं क्या होता है, ठीक ना। तो जबरदस्त तरीके से आप सबका अभिवादन है, धन्यवाद, नमस्कार। क्लास को एक बार लाइक और शेयर करने से बिल्कुल नहीं चूकिएगा। जाते जाते आप सबको यही शुभकामनाएं हैं कि आप सब सफलता के उन्नत शिखर की ओर हमेशा पथ पर चलते रहें। और आपका यदि ज़मीर कहता है कि मैं सही राह पर चल रहा हूं, तब तक आप चलते रहिए, ठीक ना। तो यही आप सबके लिए संदेश है कि जब तक आपका ज़मीर कहे, कौन क्या कहता है डजंट मैटर, आपका ज़मीर कहता है कि आपको इस पथ पे चलना चाहिए, आप निरंतर अग्रसर रहिए। जय हिंद, जय भारत।